का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोगों ने अभी तक हम लोग काव्य दोष और काव्य गुण देख रहे हैं। काव्य दोषों के अंतर्गत अब हमारी कक्षा प्रारंभ होती है। काव्य गुणों और भारतीय काव्य शास्त्र तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर कक्षाएं आ चुकी हैं। उम्मीद है आप लोगों ने जरूर देख ली होगी, और नहीं देखी होगी तो प्लीज जरूर देख लें। और जो भी ये प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, सबकी प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के नाम से बनी हुई है। आप एक साथ देख सकते हो। और मेरे चैनल पर टीजीटी पीजीटी के भी 10 सालों के पेपर पड़े हुए हैं, जरूर उनसे को देख के अपना लाभ उठाइए आप लोग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न या कोई सुझाव हो तो उसका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। काव्य दोष। सब को जानत है तुम्हें सारे जगत जहान में, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? ए न्यून पदत्व, बी पुनरुक्ति, सी क्लिष्टत्व और डी आक्रामकत्व। टीजीटी 2021 और एनवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश है। सब कोई जानत है तुम्हें सारे जगत जहान में, वाक्य में पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि इसमें जगत और जहान दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया गया है। वस्तुतः पुनरुक्ति दोष तब होता है जब एक बार कहीं हुई बात को फिर से कहा जाता है। अगला प्रश्न, भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? ए 5, बी 4, सी 17 और डी 9। यूपीपीएससी अल्टी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया तारांकित प्रश्न है, क्योंकि भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। वो इस प्रकार है, सामान्य दोष इन्होंने 11 माने हैं, वाणी दोष इन्होंने 4 माने हैं तथा अन्य दोषों को 11 माना है। इस प्रकार भामा ने 3 प्रकार के कुल 26 काव्य दोष माना है। अर्थात सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में 10 काव्य दोषों का उल्लेख किया है। वामन ने दोष को शब्दगत एवं अर्थगत मानते हुए इसके 4 भेद किए हैं। एक पद दोष, बी पदार्थ दोष, तीसरा काव्य दोष और चौथा वाक्यार्थ दोष। मम्मट ने काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अगला प्रश्न, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? ए समास दोष, बी रस दोष, सी पद दोष और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपीपीएससी अल्टी ग्रेड 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात अनुभाव विभाव ये रस में होते हैं, इसलिए रस दोष है। रसगत काव्य दोष है स्वशब्द वाच्य विभाव, अनुभाव की कष्ट कल्पना, प्रतिकूल विभाव ग्रहण का, रस की बार बार दीप्ति, बिना अवसर रस का प्रतिपादन, अंग की अति विस्तृति और प्रकृति विपर्य, ये सभी रस दोषों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, लोक नियम के विरुद्ध लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? ए दुष्क्रमत्व, बी च्युत संस्कारत्व, सी अप्रयुक्तत्व और डी ग्राम्यत्व। एनवीएस प्रवक्ता 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है, जिसमें लोक नियम की अवहेलना की जाती है। लोक नियम की अवहेलना से दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ रस के अपकर्ष को काव्य दोष कहते हैं। च्युत संस्कारत्व को च्युत संस्कृति काव्य दोष भी कहते हैं। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल विरुद्ध होता है, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। जब काव्य में गवारू शब्दों का अधिक प्रयोग हो अथवा गवारू विषयों का अधिक वर्णन हो, तो वहाँ ग्राम्य दोष की स्थिति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आता है? ए च्युत संस्कारत्व, बी प्रतिकूल वर्णत्व, सी ग्रामत्व और डी निरर्थकत्व। एनवीएस प्रवक्ता 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात च्युत संस्कारत्व। जब व्याकरण के विरुद्ध प्रयोग का होता है तो उस दोष को च्युत संस्कारत्व दोष कहते हैं। अगला प्रश्न, पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम सहमत महामति देखो। इस काव्य में कौन सा दोष है? ए शब्द दोष, बी काव्य रस दोष, सी अर्थ दोष और डी कोई भी नहीं। एनवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात उपर्युक्त पंक्तियां केशव दास की रचना रामचंद्रिका से ली गई हैं।
पंचवटी का वर्णन करते हुए उपर्युक्त पंक्तियों में का उल्लेख करते हैं। इस काव्य पंक्ति में काल दोष है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है, उसमें पांडव कहाँ थे। अगला प्रश्न, कंकण क्वड़ित रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तरताएं, आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? ए काल दोष, बी वचन दोष, सी लिंग दोष और डी च्युत संस्कृति दोष। पीजीटी 2005 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी, अर्थात वचन दोष है इसमें। जिस काव्य में शब्द सुनने पर कठोर और अप्रिय या बुरे लगे, वहीं वचन दोष या श्रुति कटुत्व दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रसापकर्ष का दोषा कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष कहा है। मुख्य रूप से काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। श्रृंगार, करुण, शांत जैसे रसों के प्रसंग में कठोर वर्णों या शब्दों का प्रयोग करने पर वचन दोष होता है। उपर्युक्त पंक्तियों में यही काव्य दोष है। अगला प्रश्न, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ए 8, बी 3, सी 10 और डी 7। पीजीटी 2016 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी, अर्थात 3 काव्य दोष बताए गए हैं। अगला प्रश्न, तरु रिपु रिपुधर देख के विरहीन तिय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? ए च्युत संस्कृति, बी न्यून पदत्व, सी अधिक पदत्व, डी क्लिष्टत्व। टीजीटी 2009 में पूछा गया है, इसका उत्तर होगा डी, अर्थात क्लिष्टत्व दोष है। क्लिष्टत्व का अर्थ है कठिनाई। अर्थ को दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से यह दोष काव्य में आ जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में तरु रिपु रिपुधर शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसका तात्पर्य वृक्ष का शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और उस जल को धारण करने वाला बादल। ऐसे प्रयोगों के कारण अवबोध में, अर्थबोध में कठिनाई होती है, अतः यहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष है। अगला प्रश्न है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, तुम मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतीतत्व, श्री दुष्क्रमत्व और डी क्लिष्टत्व। 2005 में पूछा गया टीजीटी, इसका उत्तर होगा ए, अर्थात अधिक पदत्व दोष है। यहाँ जहाँ वाक्य में अनावश्यक अर्थ का सूचक पद प्रयुक्त होता है, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सबसे सुंदरतम का प्रयोग हुआ है, यहाँ सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि सुंदरतम का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है। काव्य दोष की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। ए नाट्यशास्त्र, बी काव्यालंकार, सी साहित्य सर्वस्व, डी काव्यालंकार सूत्र। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी, अर्थात काव्यालंकार सूत्र में सर्वप्रथम काव्य दोषों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या आचार्य वामन द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में की गई मिलती है। वस्तुतः काव्य दोषों व गुणों की चर्चा भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में भी मिलती है, परंतु भरत मुनि ने 10 काव्य गुण और 10 काव्य दोष माना है। अगला प्रश्न, काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। गुण विपर्यात्मानो दोषा, रसापकर्ष का दोषा, मुख्यार्थ हतिर दोषा और उद्वेग जनको दोषा। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी, अर्थात रसापकर्ष का दोषा। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। काव्य दोषों के संदर्भ में रसवादी आचार्य विश्वनाथ मम्मट से प्रभावित है। मम्मट की भांति उनका भी मत है कि दोष वह तत्व है जो मुख्यार्थ या अपकर्ष अर्थात रस की हानि करता है। रसापकर्ष का दोषा, यह हानि 3 प्रकार से होती है। एक, रस प्रतीति में विलंब के द्वारा, दूसरा अवरोध के द्वारा, तीसरा रस प्रतीति में विघ्न के द्वारा। ये रस दोष खत्म होते हैं। रस दोष पर इतनी प्रश्नोत्तरी है। अब हम देखते हैं शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। विधा, व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं।
तो चलिए देखते हैं। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। बी, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। सी, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। और डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। पीजीटी 2005, इसका उत्तर होगा डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ का अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियां तीन होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये तीन शब्द शक्तियां जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति कराती हैं उन्हें क्रमशः वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। अभिधा ही मुख्य शक्ति है, इसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। कविदेव ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विलस, उल्टी कहत नवीन। इससे स्पष्ट है कि लक्षणा और व्यंजना अभिधा पर ही आश्रित रहती हैं। लक्षणा में भी अभिधार्थ से योग रहता है और व्यंजना भी अभिधा के आधार पर ही चलती है। जो व्यंजना लक्षणा मूला रहती है अथवा जो व्यंजना पर चलती रहती है वह भी अंत में अभिधा के ही आश्रय में कही जाएगी, किंतु चमत्कार की दृष्टि से व्यंजना ही मुख्य है। ये जिन अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहा जाता है। जिस शक्ति द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ, जिसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है, का बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण यह मुख्या भी कहलाती है। अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उन्हें वाचक कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं। अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ शक्ति को व्यंजना कहा जाता है। साहित्य दर प्रकार के शब्दों में अपना अपना अर्थ बोधन कर अभिधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिससे अर्थ अन्य अर्थ बोधन होता है वह शब्द में तथा अर्थाधिक में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। व्यंजना के द्वारा व्यक्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान कहते हैं। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ प्रतीयमान अर्थ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। भिखारी दास ने भी लिखा है कि व्यंजना या तो अभिधा पर आश्रित रहती है या लक्षणा पर। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ पात्र के समान है जिन पर व्यंग्यार्थ रूपी जल टिकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अभिधा तथा वाच्यार्थ का विशेष महत्व है। असमर्थ वाच्यार्थ में लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ निहित होने पर भी अधिक प्रभावकारक होता है। वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है, परंतु वह चमत्कार होता है वाच्यार्थ में ही। शब्द शक्ति की वह शक्ति जिसे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। अर्थात कविता पढ़ने पर जिसका अर्थ हमें सामान्य रूप से अर्थबोधगम्य हो जाता है, सीधे सीधे अर्थ की प्रतीति होती है, वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? ए, व्यंजना, बी, श्रोता, सी, अभिधा और डी, लक्षणा। इसका उत्तर होगा बी, श्रोता कोई शब्द शक्ति नहीं है। एक अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, पीजीटी 2016 में पूछा गया। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ये भी वही यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया, इसका भी उत्तर होगा 3। शब्द शक्ति के अर्धबोधक आधार को क्या कहते हैं? ए, शब्दार्थ, बी, शब्द योग, सी, शब्द शक्ति और डी, शब्द मूल। यूके पीजीटी 2018 में पूछा, इसका उत्तर होगा सी, अर्थात शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थबोधक आधार को शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, मुख्यार्थ बाधा की शब्द शक्ति का लक्षण है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या किसी का नहीं। यूके पीजीटी 2018 में इसका उत्तर होगा बी, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण है। मुख्यार्थ में बाधा आना, यानी मुख्य अर्थ में बाधा आता है तो वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसविलस, उल्टी कहत नवीन। यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? मतीराम, बी, भिखारीदास, सी, कुलपति मिश्र और डी, देव। देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया है? यूके पीजीटी 2020, जीआईसी प्रवक्ता 2015, पीजीटी परीक्षा 2013 और 11, जीआईसी प्रवक्ता 2012। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कहा है देव ने।
अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा। टीजीटी 2009, इसका उत्तर होगा डी, अर्थात अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं ए अभिधा शक्ति, बी व्यंजना शक्ति, सी लक्षणा शक्ति, डी उपयुक्त में से सभी। आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए, अर्थात अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं उसे। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? ए व्यंजना की, बी लक्षणा की, सी अभिधा की, या इनमें से कोई नहीं? पीजीटी 2011 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी, अर्थात अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। सीधे सीधे अर्थ होता है। अगला अर्थ है प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? ए मुख्यार्थ, बी वाच्यार्थ, सी लक्ष्यार्थ और डी व्यंग्यार्थ। एनवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी, अर्थात व्यंग्यार्थ में व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से है। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम अगले भाग में अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।